नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। जब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की हो और विपक्ष के प्रमुख नेता भूपेश बघेल की चर्चा न हो तो यहाँ कुछ बात अधूरी सी लगती है। दरअसल भूपेश बघेल एक बार फिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई मामलों में वो आरोपी हैं। उनका इकलौता बेटा शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। उनके मुख्यमंत्री रहते उनके मंत्रिमंडल के साथ ही कवासी लखमा भी जेल में है। लेकिन भूपेश बघेल ने कई वीडियो के माध्यम से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। अब तो विधानसभा में भी वो खुद को कुछ अलग दिखाने की जब कोशिश कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, कुरुद से विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैसा कटाक्ष किया, इसे सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भूपेश बघेल जी की जरूरत से ज्यादा ठंड लग रही लगता है ना। ऐसे ड्रेस में तो मुख्यमंत्री थे तब नहीं दिखते थे, ज्यादा जड़ा गए हैं, कुछ मामला है ऐसे लगता है। अजय चंद्राकर जब कुछ खास इशारा कर रहे थे तो भूपेश बघेल की ओर से भी एक वीडियो जारी करवाया गया है जहां वो खुद ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे थे। इस ड्राइविंग सीट वाले वीडियो को आप गौर से देखिए। इसके बाद अंदर खाने की कुछ और गहरी बात कि आखिर भूपेश बघेल के ऐसे वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया में अक्सर खुद को एक्टिव दिखाने वाले भूपेश बघेल की ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है। दरअसल वो खुद को सामान्य दिखाना चाहते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। भूपेश बघेल का इकलौता बेटा और एक मायने में उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी चेतन बघेल जेल में है। शराब घोटाले वाले मामले जेल में है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके बेहद करीबी कवासी लखमा जो मंत्री थे वो भी इसी शराब घोटाले वाले मामले जेल में है। अब शराब घोटाले वाले मामले से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनकी बेहद करीबी, कुछ खास ही करीबी उनकी उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल भूपेश बघेल की इस उपसचिव ने, जिसे अपना सचिव या अपना निस्सहायक बनाया था, उसके बारे में ईओडब्ल्यू ने 1000 पेज की एक नई चार्जशीट प्रस्तुत की है। जयचंद कोसले उसका नाम था, जो कि सौम्या चौरसिया का बेहद खासम खास था। इसके विरुद्ध जो ईओडब्ल्यू ने 1000 पेज की चार्जशीट प्रस्तुत की है और इस तरह से अब तक 20 आरोपियों का जो चालान पेश किया है, जबकि 36 लोगों के नाम एफआईआर में है, जिसमें कवासी लखमा के अलावा अमरजीत भगत जैसे पूर्व मंत्रियों के भी नाम है। देवेंद्र यादव सहित कई कांग्रेस के पुराने दिग्गज विधायकों का भी नाम है। ढेर सारे कई और नाम हैं जो कि ईओडब्ल्यू की एफआईआर में दर्ज है। इनके विरुद्ध अभी चालान भी पेश नहीं हुआ है, इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। 36 में से जब 20 गिरफ्तारी हो गई तो जयचंद कोसले के बारे में कुछ गहरी बातें बताई गई है। इस कोयला घोटाले मामले में बीते 30 मई को ही सौम्या चौरसिया रिहा हुई है। अब एक बार फिर शराब घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ के लिए सुबह बुलाया था और शाम होते तक उनकी गिरफ्तारी की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। दिसंबर 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 30 मई तक वो जेल में थी। अब एक बार फिर शराब घोटाले मामले में वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोयला और डीएमएफ घोटाले मामले में सशर्त जमानत दी थी, तब से वो बेंगलोर में रह रही थी। इस चार्जशीट के माध्यम से जब कोई आरोप सौम्या चौरसिया से जुड़ा हुआ सामने आता है तो ये मान के चलिए कि भूपेश बघेल की बिना अनुमति के उनकी उपसचिव रहते, क्या सौम्या चौरसिया ये सब कर पाती? जैसे कि चेतन बघेल का नाम सामने आया, सबूत मिले। कवासी लखमा भी जब 15 जनवरी से गिरफ्तार हुए तो आज तक जेल से बाहर नहीं आए, क्योंकि ईओडब्ल्यू के अलावा ईडी भी इसकी पड़ताल कर रही है। और जिस तरह के सबूत पेश किए गए हैं उसमें साफ तौर पर बताया गया है, ईओडब्ल्यू ने जयचंद कोसले के बारे में बताया है कि उसने अपनी बॉस सौम्या चौरसिया के घर पर कोल लेवी के 7 से 8 करोड़ रुपए पहुंचाए। ईओडब्ल्यू ने जो चालान पेश किया उसमें स्पष्ट किया है कि डायरी और व्हाट्सएप चैट्स में जय के नाम से कई एंट्रियां हैं जिसमें साफ तौर पर लेन देन की पुष्टि हो रही है। इन पैसों से जय कोसले ने अपने और अपने परिवार के नाम पर एक नहीं कई संपत्तियां खरीदी, ठीक वैसे ही जैसे सौम्या चौरसिया ने कई बेनामी संपत्तियां बनाई। छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदली तब जाकर ईओडब्ल्यू एक्टिव हुई। सरकार बदलने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त हुई, उसके बाद
बाद जुलाई 2024 में शराब घोटाले में एफआईआर में नाम दर्ज 36 में से 15 लोगों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। अक्टूबर 2024 में 2 लोगों के नाम से चालान प्रस्तुत किया गया। इसके 1 साल बाद यानी अक्टूबर 2025 में 2 आरोपियों के नाम से चालान प्रस्तुत किया। अब एक और नया जो चालान जयचंद कोसले के नाम से प्रस्तुत किया गया है, तो इसे मिलाकर कुल 20 चालान प्रस्तुत हो चुके हैं। इसके बाद अब कई बड़े बड़े सूरमाओं के नाम से भी चालान प्रस्तुत होने जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू में अपने चालान में यह भी खुलासा किया है कि जयचंद कोसले उर्फ जय मुख्यमंत्री सचिवालय की बेहद खासम खास सौम्य चौरसिया के निज सहायक रहते हुए कोल लेवी की वसूली का काम करता था, जो रिसीवर और मीडिएटर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जांच में जो डायरिया मिली है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सूर्यकांत तिवारी और अन्य आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप की रियल टाइम एंट्रियां, डिजिटल चैट्स और हिसाब किताब जो बरामद किए गए हैं, उसमें जय इस वसूली और बंटवारे की एक अहम कड़ी था। जांच में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और सौम्य चौरसिया के बीच जो चैट्स मिले हैं उसमें भी स्पष्ट हुआ है कि जयचंद कोसले गोपनीय फाइलें और दस्तावेज सौम्य के निर्देश पर अनिल टुटेजा तक पहुंचाता था। ईओडब्ल्यू से पहले ईडी ने अपनी जांच में एक बड़ा दावा किया था, बड़ा खुलासा किया था। 570 करोड़ की ये अवैध कोयला लेवी की वसूली हुई थी। इन अवैध वसूली में जिनके विरुद्ध अभी तक जो चालान पेश हुआ है उसमें सूर्यकांत तिवारी के अलावा रानू साहू, सौम्य चौरसिया, समीर बिश्नोई, निखिल चंद्राकर जैसे कई नाम हैं। यदि सीनियर आईएएस समीर बिश्नोई कोयले की इस अवैध वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन नहीं करते तो कोयले का ये परिवहन घोटाला नहीं हो पाता। पहले जो कुछ हो रहा था उसमें भूपेश बघेल की अहम भूमिका थी। वो अलग बात है कि आज की तारीख तक भूपेश बघेल गिरफ्तार नहीं हुए हैं और सिर्फ महादेव सट्टा वाले मामले में ही एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। कई मामलों में साफ तौर पर भूपेश बघेल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले मामले की आज जब उनके घर तक पहुंची और उनके इकलौते बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई तब भूपेश बघेल ने मीडिया को भी एक बात स्पष्ट कर दी कि आखिर पप्पू बंसल उर्फ लक्ष्मी नारायण बंसल क्यों बाहर घूम रहा है। जब उसकी तलाश हो रही थी, वारंट उसके नाम पर भी निकला था, तो उसे क्यों छोड़ दिया गया। समझ तो सब रहे थे कि आखिर पप्पू बंसल ने किस तरह से राज उगले और किस तरह से चेतन बघेल जो गिरफ्तार हो चुका था उसकी रिहाई पर विराम लग गया, क्योंकि सबूत इतने तगड़े थे। वो मामला तो शराब घोटाले का था, जबकि कोयला घोटाले मामले में भी भूपेश बघेल के घर तक आंच पहुंच रही है, क्योंकि यहां भी साफ तौर पर सौम्य चौरसिया ही आरोपी हैं और सौम्य चौरसिया भूपेश बघेल के घर से ही किस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय चलाती थी, किस तरह से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को डिक्टेट किया करती थी। आज की तारीख में वो बड़े बड़े नौकरशाह उस बात को भूले नहीं है और भूपेश बघेल से जुड़ी हुई सारी खुफिया जानकारी मौजूदा सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं, जिससे भूपेश बघेल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि भूपेश बघेल आज की तारीख में खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है। राज्य स्तर पर तो हो सकता है कि उनके कुछ संबंध काम आ जाए, लेकिन केंद्र का क्या किया जाए, जहां भूपेश बघेल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस दिन वो जेल जाएंगे तो आप यकीन मान के चलिए बहुत जल्दी उनकी रिहाई भी नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस के भी कुछ बड़े दिग्गज नेता यही चाहते हैं कि भूपेश बघेल को उनके पुराने कर्मों की सजा मिले, लेकिन ये सजा कब मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा और अक्सर बदलता हुआ राजनीतिक मौसम भी तय करेगा। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाता हूं। इसलिए तो हम कहते हैं राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अब मैं आपको जाते जाते एक बार वो 36 नाम फिर से दिखा देता हूं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज है। कोल लेवी वाले मामले में छोटा मोटा नहीं बल्कि 570 करोड़ की अवैध वसूली हुई थी, जिनसे अवैध प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईश्वर का दिया उनके पास सब कुछ था, बड़े बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे, वो विधायक थे, लेकिन उनके मन में लोभ था। जैसे कवासी लखमा, देवेंद्र यादव, अमरजीत भगत, बृहस्पति सिंह, गुलाब कमरो, शिशुपाल सिंह सोरी, चंद्रदेव राय प्रसाद पूर्व विधायक थे, भी यूडी मीन ये भी पूर्व विधायक थे, समीर बिश्नोई, रानू साहू ये दोनों निलंबित आई है, सौम्य चौरसिया जैसे वो तमाम नाम हैं। आप गौर से अपनी स्क्रीन में इन नामों को एक बार फिर से देखिए। सूर्यकांत तिवारी उनके कई सहयोगियों के नाम हैं, कुछ वकील हैं, कुछ अरबपति, कुछ करोड़पति व्यापारी हैं। राम गोपाल अग्रवाल का भी नाम है जो कांग्रेस के आज की तारीख में भी कोषाध्यक्ष हैं, 2.5 साल से फरार हैं। ये भी अरबपति कारोबारी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये पैसा बटोरते
थे, जैसा कि ईडी ने आरोप में स्पष्ट किया है, कांग्रेस कार्यालय बनाया गया। ऐसे ही कई और नाम हैं, पूरे 36 नामों की ये सूची है जिन्हें आप गौर से देखिए। ये वो लोग हैं जो समाज में सभ्य कहलाते हैं, लेकिन आज की तारीख में एफआईआर में इनका नाम है। 20 लोगों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया है, बाकियों का भी चालान बहुत जल्दी प्रस्तुत होगा। कई चेहरे और बेनकाब होंगे इन 36 के अलावा भी। अब यकीन मान के चलिए, आज के दौर की राजनीति वही है जैसा आप अक्सर फिल्मों में देखा करते हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा भयावह चेहरा सामने आता है जब अलग अलग विचार के राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता भी रात के अंधेरे में एकजुट हो जाते हैं और जमीनी कार्यकर्ता आपस में युद्ध लड़ते रहते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, देश और समाज के लिए अच्छे लोगों को प्रमोट करें जिससे सिस्टम में सुधार आए। नमस्कार।